ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटी कॉमर्स एकेडमी एंड हमारा जो जीएसईबी क्लास 12th कॉमर्स का जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक कंटिन्यू था, उसमें मैं अगले चैप्टर की तरफ बढ़ रहा हूं, एग्रीकल्चर। देखिए, जिस जिस भी चैप्टर से आपके डिटेल क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं पहले डिटेल क्वेश्चंस पे क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि डिटेल क्वेश्चन आपको हेल्प करता है, बाकी जो छोटे क्वेश्चंस है या 3 मार्क के क्वेश्चन है वो सारी चीजों में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैंने शुरुआत किया है डिटेल क्वेश्चन से। जब लास्ट मंथ ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा तब मैं सारी चीजों को कवर करूंगा। फिलहाल जो जो भी चैप्टर से डिटेल क्वेश्चन, देखिए एग्रीकल्चर चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स का आपका, उसमें से 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफर्म पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, है ना। चलिए, ये चैप्टर में ये जो हमारा वीडियो है उसमें हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। देखिए, पहले आपको दिख रहा होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हम समझेंगे, देन कैश क्रॉप्स के बारे में हम समझेंगे। ये दोनों के बारे में मैं ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि 2 मार्क का पूछा जाता है, इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कॉजेज ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या है ना। इंडिया के अंदर अगर लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है, मेहनत बहुत हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो इसके क्या क्या वजह है वो सारी चीजों पे आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ध्यान से समझिएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम जब न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं, है ना, हाइब्रिड सीड्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, मशीन्स का यूज करते हैं, है ना। जब हम ये सारी चीजों को यूज करके, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, और ये सारी चीजों का यूज करके हमारा जो मेन मोटिव होता है क्या होता है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़े, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगर 1 मार्क के क्वेश्चन में बनता है तो भी आप लिख पाएंगे, 2 मार्क में भी बनता है तो भी आप लिख पाएंगे। ओके सर, आगे पॉइंट आता है कि सर कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, है ना। तो कैश क्रॉप देखिए, एक तो हम जो हमारे फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक तो आपके लिए होता है फूड ग्रेन्स, और दूसरा होता है रॉ मटेरियल्स, मतलब जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं एज अ रॉ मटेरियल, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे सर एग्जांपल दीजिए, तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे जूट, कॉटन, शुगर केन, ये सारी चीजें किस चीज में आ जाएंगी, कैश क्रॉप्स में। तो आप इसमें लिख सकते हो द क्रॉप विच इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, है ना, इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इज नोन एज कैश क्रॉप्स। इट इंक्लूड्स जूट, कॉटन, शुगर केन एक्सेट्रा करके आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम मेन अपने ये वीडियो में जो डिस्कस करने वाला हूं उस टॉपिक पे, कॉजेज ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। सो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप डिटेल आंसर लिखते हो, है ना, एक वीडियो मैंने सेपरेट बनाया है कि आपको डिटेल आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है जिसमें आपको फुल आउट ऑफ मार्क्स मिले। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पहले इंट्रो लिखने की हैबिट रखो। ठीक है, तो पहले हम इंट्रो पे डिस्कशन करेंगे, देन हम बढ़ेंगे वो मेन पॉइंट की तरफ। देखिए क्या लिखा है, एग्रीकल्चर सेक्टर इज द, ध्यान देंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर इज द प्राइमरी एंड इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। पूरी दुनिया की, सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के लिए नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस सेक्टर इज नॉट ओनली प्रोवाइड फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लावर्स, सिर्फ ये सारी चीजें नहीं प्रोवाइड करता है, बट ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स। याद है अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 2 तरीके का क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, एक फूड ग्रेन्स हो जाते हैं और दूसरा नॉन फूड ग्रेन्स, और नॉन फूड ग्रेन्स को ही हम क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप्स बोलते हैं, है ना। तो ये देखिए ना, बट ऑल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। आई होप कि ये पैराग्राफ का मतलब आपको समझ में आया। मैं सिंपल नोट्स आपके लिए बना के लाया हूं ताकि आप इंट्रो में एग्जाम में मेंशन कर सके। ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर इज लाइफलाइन ऑफ इंडिया, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, एकदम फिक्स है, लाइफलाइन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े। इवन इंडस्ट्रीज को चलना है तो एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल रहता है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 72% ऑफ पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज। जब हम इंडिपेंडेंस के टाइम पे खुद को देखते हैं, इंडिया को एनालाइज करते हैं, तो ऐसा पता चलता है कि हमारे इंडिया का 72% पॉपुलेशन पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे या तो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजों पे खुद को एंगेज करके रखी थी, मतलब खुद को ऐसा, मतलब अपने स्वार्थ के लिए
एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज का मतलब क्या? देखिए, फिशरीज, कैटल रियरिंग। सर कैटल रियरिंग क्या होता है? गाय, बैल, भैंस का पालन पोषण करना, अभी भी गांव में आपको देखने को मिलता होगा। पोल्ट्री फार्मिंग, ये तो आपको समझ में आता होगा। ये हो गया हमारा इंट्रो। बढ़ेंगे हम पॉइंट्स की तरफ जिसमें हम एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ओके, सो बच्चों आपके बुक में देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि जो कॉजेज हैं, है ना, जो लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के कॉजेज को है उसको 3 फैक्टर के तौर पे समझाया गया है। पहला इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के तौर पे समझाया है, दूसरा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के तौर पे, एंड तीसरा अदर फैक्टर्स के तौर पे। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशनल जो हमारा फैक्टर है उसके ऊपर 3 मार्क का अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो पहले हम वही पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स क्या क्या है। तो पहला आपको दिखने को मिल रहा होगा लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। ठीक है, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम क्या होता था सर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम में? तो इसमें कैसा होता था ना, इंडिया में कुछ सिस्टम चलते थे। जैसा जो सबसे पॉपुलर सिस्टम है ना वो है जमींदारी सिस्टम। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। जब हमारा देश इंडिपेंडेंस हुआ था तब ये जमींदारी सिस्टम बहुत ज्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट था कि गांव में किसी एक बंदे के नाम पे पूरा जमीन रहता था। वो क्या करता था ना, गांव के सभी लोगों को अपने खेत में काम करने के लिए उनको जमीन दे देता था। ठीक है, एंड उनसे सारे फूड ग्रेन्स, मतलब उनके जरूरत के अलावा सारे फूड ग्रेन्स क्या करता था, खुद ले लेता था। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम्स देखने को मिलते थे। देखिए लिखा है 3 रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। 3 रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम हमारे देश में अवेल करता था। कौन सा नाम याद रखिएगा? जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम एंड रियोतवारी सिस्टम। 3 नाम याद रखिए, जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम एंड रियोतवारी सिस्टम। जिसमें सबसे पॉपुलर सिस्टम कौन सा था? जमींदारी सिस्टम, जिसको कि आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है क्या दिया है? A large share of crop of farmer was compulsorily taken by landlords as rent। ये देखो, लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है? जमींदार। ये जो जमींदार होता था ना वो क्या करता था, मान लीजिए कोई फार्मर उसके खेत में जो काम करता था तो फार्मर को सिर्फ उतना ही सामान देता था जितनी उसकी नीड है। ठीक है, जितने में उसकी जीविका चल सकती है बस उतना उसके पास छोड़ के बाकी सारे क्रॉप खुद ले लेता था, है ना। तो बताइए काम किसको करना है, फार्मर को करना है या लैंडलॉर्ड को करना है? जाहिर सी बात है उसमें काम कौन करेगा? फार्मर। तो फार्मर इनिशिएटिव नहीं लेते थे कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, है ना, कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज किया जाए, तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था। फार्मर इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे। भाई तुम तो सारा मान लो मैं ज्यादा भी उगाता हूं तो मेरा क्या फायदा, है ना, मेरे को तो उतना ही मिलेगा जितना मेरी जीविका थी, जितना मैं खा सकता हूं बस उतना ही मुझे मिलेगा मेरे परिवार के लिए। बाकी जितना भी मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करूंगा वो भी तो किसके पास चला जाता था? लैंडलॉर्ड के पास चला जाता। देखो, दिस वाज द रीजन व्हाई फार्मर वर नॉट इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। और इसी कारण से फार्मर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाना नहीं चाहते थे। ठीक है, पहले पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। देखिए दूसरा पॉइंट आपको यहां देखने को मिल रहा होगा एग्रीकल्चरल फाइनेंस। अच्छा, फार्मर के पास एक मजबूरी होता है भाई, क्योंकि वो गरीबी की रेखा के नीचे बीपीएल वाले कॉन्सेप्ट वाले रहते हैं, वो सब कुछ सरकार के ऊपर रखते हैं, है ना। आप खाना देंगे तो हम खा पाएंगे, नहीं तो हम उस कैपेबल नहीं है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल फाइनेंस उनके लिए एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट हो जाता है जिसके थ्रू वो फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहां लिखा है मेजॉरिटी ऑफ इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग पॉवर्टी सो दे नीड फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। उनको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करना है तो उनको फाइनेंस की जरूरत है, क्योंकि उनके पास पैसा सेविंग में नहीं रहता। जो भी वो पैसा कमाते हैं वो सिर्फ उनके क्या बोलते हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए ही यूज कर पाते हैं। ठीक है, दे रिक्वायर फाइनेंस फॉर, अब उनको किन किन चीजों के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ता है भाई? तो फॉर बाइंग फर्टिलाइजर्स, सीड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी, ये सारी चीजों के लिए उनको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, फार्मर्स अवेल फाइनेंस एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मनी लेंडर्स। उनको मजबूरी में क्या करना पड़ता है कि मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता है। मनी लेंडर्स का मतलब होता है जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ब्याज पे पैसा देता है। ठीक है, तो उनको मजबूरी में वहां तक जाना पड़ता है, और वहां से जब वो क्या बोलते हैं फंड रेज करते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम होता है, एज फार्मर गेट लेस प्रॉफिट फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब भाई जो एग्रीकल्चर से उनको कैसे फायदा होगा जब वो जितना पैसा लिए हैं उनको चुकाने में ही चला जाता है। ठीक है, दे आर नॉट मच इंटरेस्टेड टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते। क्यों एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा भाई? मेहनत करो तो भी हमारे को प्रॉफिट निकल ही नहीं रहा है। ठीक है, चलिए ये दूसरा पॉइंट है एग्रीकल्चरल फाइनेंस, मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। अगले पॉइंट को समझिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग।
एग्रीकल्चर मार्केटिंग के कारण भी फार्मर्स को बहुत ज़्यादा मतलब लॉस होता है, और लॉस होने के कारण वो लोग क्या करते हैं कि भाई उनको इंटरेस्ट नहीं होता तो प्रोडक्टिविटी घट जाता है ना। देखिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है वो समझिए। फार्मर ने अपना प्रोडक्शन कर लिया, लेट सपोज करते हैं फार्मर ने क्या किया, प्रोडक्शन कर लिया। अब प्रोडक्शन करने के बाद जब उनको बेचने की बारी आती है, प्रोडक्शन करके आप घर पे तो रख नहीं सकते है ना, चीजें खराब भी होती है, तो भाई जब बेचने की बारी आती है तो ना ही उनके पास वो फैसिलिटी होता है जिसके थ्रू वो जाके कहीं बेच पाए, बाहर मार्केट में बेच पाए, और ना ही उनके पास वो नॉलेज होता है कि कितना रेट में बेचना है या क्या प्रोसेस है बेचने का, उनको ये सारी चीजों का नॉलेज नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है, कुछ बीच वाले जो लोग होते हैं जैसे ट्रेडर्स हो गए, होर्डर्स हो गए, है ना, ये सारे लोग क्या करते हैं उसका फायदा उठाते हैं, है ना। वो लोग बल्क में सामान परचेज करके यहां से सस्ते में फार्मर से सामान परचेज करके जाके मार्केट में हाई प्रॉफिट बनाते हैं। देखिए क्या लिखा, ड्यू टू वीक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंडियन विलेजेस आर नॉट हैविंग रोड और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, तो अभी भी विलेजेस में ऐसा देखने को मिलता है कि कई जगह पे रोड और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। ड्यू टू दीज रीजंस फार्मर आर फोर्स्ड टू सेल देयर क्रॉप टू द ट्रेडर्स एंड होल्डर्स एट लोअर रेट, है ना। अब फार्मर करे तो करे क्या, क्रॉप तो उगा लिया, बहुत सारा क्रॉप उगा, बहुत अच्छी तरीके से उगाया, लेकिन अब उसको बेचे कहां, है ना। तो उसको भाई जबरदस्ती एक ऐसा कंडीशन आ जाता है उसके पास कि भाई बेचना ही पड़ता है ट्रेडर्स एंड होर्डर्स का। ट्रेडर्स मतलब जो सामान इधर से लेके जाके दूसरे जगह बेचते हैं। होर्डर्स कौन होते हैं भाई, होर्डर्स का मतलब होता है जो सामान को जमा करके खुद के पास रखता है एंड मार्केट में धीरे धीरे जब भी जरूरत होता है उस अकॉर्डिंग बेचता है, ठीक है। देखिए फार्मर्स डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ मार्केट, मार्केट का नॉलेज नहीं है उसके पास, नॉलेज ऑफ मार्केट रेट, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, प्रोडक्ट्स के, क्रॉप्स के क्या रेट चल रहे हैं उसका नॉलेज नहीं रहता, सेलिंग प्रोसीजर नहीं पता है। तो ये सारे रीजंस बहुत सारे फार्मर्स के बीच में आड़े आते हैं। देयरफॉर दे आर नॉट एबल टू गेट गुड रिटर्न्स ऑफ देयर क्रॉप। अब उसके कारण वो जो क्रॉप उगाए हैं उससे उनको बल्क में प्रॉफिट नहीं हो पाता है, जबकि प्रॉफिट कौन कमा लेते हैं, ये ट्रेडर्स एंड होर्डर्स जो उनके बीच में काम करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बढ़ेंगे हम आगे। ओके सो बच्चों यहाँ पे आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है रूरल सोशल स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इसको समझने में थोड़ा सा टैक्टिक लगेगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ना, समझने का ट्राई कीजिए। कई बार कई फैमिलीज में आपने देखा होगा कि हमारे बाप दादा के विरासत से यही चलता आ रहा है और हम ऐसा ही करेंगे, भले चेंजेस की जरूरत पड़ती है लेकिन हम चेंज नहीं करना चाहते। हम क्या करते हैं, जैसा चलता आ रहा है उसी तरीके से हम चलेंगे, है ना। तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। जैसे आप समझिए ना कि भाई पहले ट्रैक्टर नहीं होते थे तो बाप दादा कैसे ट्रैक्टर चला देते भाई, तो प्लॉ लेके मतलब हल का यूज करके वो खेती करते थे, तो हम भी वैसे ही खेती करेंगे, है ना। हमने ठान लिया हमारा जैसा बाप दादा के। तो ये जो है ना, ये रिजिड जो कल्चर एक बन जाता है दिमाग में, वो चीज के बारे में हम समझ। देखिए रूरल सोशल स्ट्रक्चर, एक रूरल का मतलब होता है गांव, गांव में जो सोसाइटी में चलता आ रहा है वो भी एक स्ट्रक्चर रीजन बन जाता है। देखिए ध्यान से समझेंगे, रूरल सोसाइटी इज बाउंड विथ ओल्ड ट्रेडिशंस एंड स्ट्रक्चर। जो रूरल का सोसाइटी है, गांव के जो सोसाइटीज हैं, क्या हो गया कि भाई ओल्ड ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है ना, पुराने तरीके से ही हम चलेंगे, है ना। इंडियन फार्मर्स आर फैटलिस्ट। अच्छा सर फैटलिस्ट क्या होता है, ये वर्ड तो आज नया सुना। देखिए मैं चेंज कर सकता था ये वर्ड को, लेकिन मैंने इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि आपको वर्ड के बारे में पता कैसे चलेगा, है ना। नई चीजें सीखना जरूरी है। देखिए इंडियन फार्मर्स आर फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब होता है जो हो रहा है होने दो, है ना, जो हो रहा है होने दो, है ना, उस पर कुछ बदलाव लाने का ट्राई मत करो। तो फार्मर्स कैसे है ना, फैटलिस्ट है। मान लो नेचर ने ऐसा किया कि बरसात बहुत ज्यादा आ गया या बरसात नहीं हुआ, तो बरसात नहीं हुआ तो हम बंजर में खेती करने का ट्राई ही नहीं करते, है ना। हम सोचते हैं चलो इस बार सूखा है तो बस जाने दो, ज्यादा हमको उगाना नहीं है। तो इंडियन फार्मर्स आर फैटलिस्ट एंड हैविंग लिस्ट इंफॉर्मेशन। इनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं होता चीजों का, है ना। लिस्ट इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि मान लो नहीं हुआ, पानी का बरसात नहीं हुआ इस बार, तो मैं कैसे उगा सकता हूं, इरिगेशन फैसिलिटी का कैसे यूज कर सकता हूं, पाइपलाइन का सिस्टम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एज दे आर फैटलिस्ट, ध्यान दीजिएगा, एज दे आर फैटलिस्ट, क्योंकि वो फैटलिस्ट टाइप के लोग हैं, दे एक्सेप्ट प्रॉब्लम गिवन बाय नेचर एंड कल्टीवेट ओनली फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स। वो लोग क्या करते हैं भाई कि भाई हमको बढ़ना नहीं है, हमारे को नेचर ने ऐसा ही बनाया है तो हम ऐसा ही रहेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं ना, उतना ही कल्टीवेट करते हैं जितना कि उनका रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई एग्रीकल्चर इज हैविंग
लो प्रोडक्टिविटी, और जब तक किसी चीज में तुम ट्राई नहीं करोगे तो उसमें तुम इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इसमें कैसा होता है, प्रोडक्शन करना ही नहीं चाहते, तो इसके कारण क्या होता है, प्रोडक्टिविटी घटता जा रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ेंगे आगे। और एक चीज बता दूं मैं क्या बताया था आपको कि 3 टाइप के फैक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्या था, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, दूसरा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, और तीसरा अदर फैक्टर। तो देखिए इंस्टीट्यूशनल फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट था उसमें मैंने आपको 4 पॉइंट पढ़ा दिया है ना। अब बढ़ेंगे हम टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, उसमें एक ही पॉइंट है, एक ही चीज को हम समझने वाले, और अदर फैक्टर में भी हम एक ही पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, चलिए चौथे पॉइंट को देखिए। अगला पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, इसको मैं 5वां पॉइंट के तौर पे भी लिख सकता हूं अगर एग्जाम में मैं लिखूंगा। अगर डायरेक्टली पूछा गया है कि कॉजेज ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बताइए, तो मैं 1 2 3 4 5 6 करके 6 पॉइंट में आंसर में मेंशन करने वाला हूं। बट इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स मैंने आपको इसलिए अलग से सिखाया 4 पॉइंट को, क्योंकि आपके अगर छोटे क्वेश्चन में बन सके तो वो 4 पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, अच्छा नाम से ही समझ में आया होगा ना कि कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बात होने वाला है ना। कुछ टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है एग्रीकल्चर क्या बोलते हैं फील्ड में, बट फिर भी वहां के फार्मर अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं या तो करना नहीं चाहते हैं। ये भी एक रीजन बन जा रहा है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का। ठीक है, देखिए लिखा है इंडियन फार्मर यूजेस ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, ओल्ड इक्विपमेंट्स, टेक्निक्स एक्सेट्रा विच मेक एग्रीकल्चर वीक। एग्रीकल्चर को वीक करने के पीछे यही एक रीजन अभी बन रहा है कि भाई हम पुराने टेक्नोलॉजी के साथ ही अभी भी काम कर रहे हैं, पुराने इक्विपमेंट्स का ही यूज कर रहे हैं, पुराने टेक्निक, जैसा हम पुराने तरीके से करते आ रहे थे काम, हम उसी तरीके से अभी भी एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क कर रहे हैं, है ना। ये रीजन बन जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में कम प्रोडक्शन का। ठीक है, इवन इन प्रेजेंट टाइम फार्मर यूजेस प्लो। अच्छा प्लो का मतलब क्या होता है सर? आपने सुना होगा हल, है ना। जो पुराने टाइम के बच्चे होंगे जो गांव में समय बिताए होंगे तो उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, हल, है ना। हल बैल लेकर आपके जो दादाजी हैं या आपके पापा खेत में काम करते हैं, वो हल इस तरीके से पकड़ के काम करते हैं, है ना। देखिए प्लो एंड बुल्लक इंस्टेड ऑफ ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर्स का यूज कर सकते हैं, है ना। फिर भी आप अभी गांव में देखेंगे तो कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जो प्लो और बुलक का यूज करते हैं फॉर कल्टीवेशन, है ना, खेती करने के लिए अभी भी वही चीज का यूज करते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है ना, टाइम बहुत लगता है। ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, एक बार निकला वो पूरा गांव को पूरा खोद के चला गया, अब काम करो, है ना, तो वो अपना काम करके तुरंत चला जाता है। और इसमें कैसा होता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन 8-10 खेत में ही चला जाता है। ठीक है, दे यूज ट्रेडिशनल सीड्स। अभी के फार्मर क्या है, अभी भी ट्रेडिशनल सीड, ट्रेडिशनल का मतलब ओल्ड समझ लेना, है ना। ट्रेडिशनल का मतलब आप क्या समझ के चलोगे, ओल्ड, है ना। पुराने जैसे हम सीड्स यूज करते थे वैसे ही करते थे। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड का मतलब होता है किस बजाय, है ना। हम हाइब्रिड सीड्स के बजाय अभी भी क्या यूज करते हैं, ओल्ड सीड्स का यूज करते हैं, विच गिव्स लो प्रोडक्टिविटी। और क्या क्या चीज देखने को मिलता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के अंदर, तो भाई अभी भी हम काउ डंग का यूज करते हैं, है ना, गाय का गोबर का यूज करते हैं अपने खेत को फर्टिलाइज करने के लिए, जबकि हमारे पास केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं जिसके हेल्प से हम आसानी से अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये सारे फैक्टर्स को अपने टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में कवर किया। काउ डंग का यूज कर रहे हैं केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर के बजाय, है ना, ओल्ड सीड्स का यूज कर रहे हैं हाइब्रिड सीड्स के बजाय। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, लास्ट पॉइंट आप समझिएगा अभी। देखिए लास्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना। तो गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई थी, है ना, तो उसमें कुछ कमी हो गया था, उस कारण से भी हमको एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है। कैसे सर, ध्यान दे लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज यूज्ड फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अच्छा इसका आप बहुत बार सुने होंगे, ये है क्या? तो क्या किए थे पता है, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, ठीक है, 1947 में जब आजाद हुआ तो हमारे जो प्रोडक्शन थे या हमारे पास जो सेविंग्स थे या हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम था, है ना, मतलब हम एकदम पुअर कंडीशन में थे जहां पे हम कोई भी चीज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन किया कि हम इकोनॉमिक प्लानिंग बनाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग बनाएंगे जिसमें हम कुछ ईयर्स का गैप के अंदर हम कुछ टारगेट लेंगे। तो वही 5 ईयर प्लान बनाया गया था, सबसे पहले 1951 में इंप्लीमेंट किया गया था। 1951 के टाइम पे सबसे पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था, है ना। और गवर्नमेंट ने क्या बोला था और गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हर 5 साल के गैप में जो भी हम प्लान बनाएंगे, है ना, उस सेक्टर पे हम पूरा फोकस करेंगे और वहां से हम टारगेट अचीव करने का प्लान करेंगे,
है ना। जैसे हमारे को बहुत सारा काम आ जाता है तो हम क्या करते हैं, टाइम के हिसाब से बांट देते हैं कि ये टाइम पे हम ये काम खत्म कर लेंगे, ये टाइम पे ये काम खत्म कर लेंगे, जोड़ के सब काम खत्म हो जाएगा, है ना। बस इंडिया बहुत ज्यादा पीछे हो गई थी, इस कारण से गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान चालू किया था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था 1951-56 के टाइम पे चालू हुआ था, 51 के टाइम पे, मतलब ये 5 साल का गैप है ना, फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। ये पहला जो 5 ईयर प्लान था उस पे पूरा फोकस गवर्नमेंट ने किस पे दिया है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, कि भाई हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जिस पे बहुत सारे लोग रोजगार के लिए उस पे डिपेंड है, तो हमको पहले इसको बढ़ावा देना पड़ेगा। लेकिन वहां से ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं मिला, तो बट फ्रॉम सेकेंड 5 ईयर प्लान, मतलब 1956 में जो सेकेंड 5 ईयर प्लान शुरू हुआ, तो वहां इंडिया ने अपना पूरा सेंटर्ड टू इंडस्ट्रीज, पूरा फोकस अपना कहां पे लेके चले गए, इंडस्ट्रीज सेक्टर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर से हटा दिया अपना पूरा, भाई हटाओ यहां से, हमको ज्यादा जल्दी ग्रो नहीं हो पाएंगे, तो हम पूरी तरीके से कहां फोकस हो गए, इंडस्ट्रीज सेक्टर पे। देखिए लिखा द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन दैट मच एफर्ट्स, नॉट एलोकेटेड टाइम एंड मनी फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, ना ही उतना टाइम दिया उस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ना ही तो उसमें मनी का इन्वेस्ट, जैसे फार्मर को लोन मिल पाए इजीली, ये सारी चीजों पे फोकस ही नहीं किया गया। इस कारण से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम रही। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगले हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का। ठीक है, उसमें भी हम 2-3 क्वेश्चन ऐसे लेंगे जो छोटे क्वेश्चन होंगे जिसको हम रिकॉल कर सके इजीली।